नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तमाम लॉकडाउन्स के बारे में हमने बात की है, अनलॉक के बारे में हमने बात की है, लेकिन इन सब बातों में जब हम अलग अलग पहलुओं पर डिस्कशन कर रहे थे, डॉक्टर्स के हाल पर, श्रमिकों के हाल पर, मजदूरों के हाल पर और जो इलाज कराने अस्पताल गए हैं उनके हाल पर, इन सब के बीच में एक जो मैक्रो पिक्चर जिसे कहते हैं, वो बड़ी तस्वीर, वो शायद कहीं ना कहीं रह गई। और इतने कुछ महीनों में और खास तौर से पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक हमको बहुत संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो आज हम उन्हीं सवालों को पूछेंगे और पूछेंगे उन डॉक्टरों से, उन एक्सपर्ट्स से जो कि शायद हमको थोड़ा सा दिशा दिखा सके कि क्या इसका सही जवाब है। तो मुकाबला में आज कुछ सीधे सवाल जिनका अब तक नहीं दिया गया है सीधा सीधा जवाब। सवाल नंबर 1, क्या कोरोना का पीक आ गया? अगर नहीं आया तो कब आएगा और कितना पीक होगा? यह पहला सवाल है बुनियादी, जिसका ढंग से हमको जवाब नहीं मिला है अब तक। दूसरा, मामले कम कब होने शुरू होंगे? कहा जाता है एक फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व होगा। फ्लैटन तभी हो सकता है जब आप एक पॉइंट तक पहुंच जाए, पीक तक पहुंच जाए। तो वो फ्लैट होना कब शुरू होगा और धीरे धीरे कम होना कब शुरू होगा? यह दूसरा बुनियादी सवाल। और अगर भारी संख्या में हुआ संक्रमण, जैसे कि तमाम लोग अब बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये फिगर्स अगर इसी रफ्तार से बढ़ते चले गए तो और बढ़ेंगे, इस पर एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या हमारे अस्पताल कर सकते हैं हमारा इलाज? अगर मैं बीमार हुआ तो क्या मेरा इलाज हो पाएगा? इतने अस्पताल हैं, इतने बिस्तर हैं, क्या इन सब चीजों की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है या नहीं? यही होंगे आज मुकाबला में हमारे सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर अरविंद कुमार, आप चेस्ट सर्जन हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, चेयरमैन हैं साइंटिफिक कमेटी डीएमसी के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट और एचओडी हैं प्राइमस हॉस्पिटल से। और डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल। आप सब डॉक्टरों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिसका जवाब, संतोषजनक जवाब अभी तक हमको नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों को एक शुरुआती वक्तव्य के लिए 1-1 मिनट का समय दूंगा और उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। तो डॉक्टर अरविंद कुमार, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। इस समय जो कोरोना की स्थिति है हमारे देश में और दिल्ली राज्य में, वो काफी सीरियस है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत ही एक तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो प्रेडिक्शंस हैं कि जुलाई के एंड तक हम 5 लाख बेड और 80,000, 5 लाख पेशेंट और 80,000 बेड की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक भयावह स्थिति है और उसको हर तरह से रोके जाने के लिए कड़े से कड़े कदम तुरंत उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो स्थिति आई तो हम उसको संभाल नहीं। संकेत जी डॉक्टर सैनी, आपका 1 मिनट। जी, जिस तरीके से हमारे केसेस यदि मैं आज देखें तो दिल्ली में अराउंड 36,000 केसेस हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं और जितनी उम्मीद की जा रही है, हमें क्या इतनी उम्मीद है, लेकिन हम सबको, सोसाइटी को, सरकारों को, सबको मिलकर हमें करना हो इतने केसेस ना बढ़े। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जो एक नियम बनाए गए हैं कि हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहन कर जाएं और अपने आसपास की चीजों को साफ रखें और हाथों को बार बार दें। ये पूरी सोसाइटी को सीखना होगा। ये अभी भी देख रहे हैं हम कि लोग इस चीज को फिर से भूलते जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हमें बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, तैयारी रहनी चाहिए, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि रोज मैंने कल भी पढ़ा, आज भी मैंने देखा, तो काफी कुछ बैंक्वेट हॉल वगैरह को कन्वर्ट किया जा रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली ना एक विचित्र जगह है जहां पर दो सरकारें चलती हैं, एक दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं हॉस्पिटल। जी डॉक्टर सैनी, एक मिनट समय पूरा हो गया। मैं आप और विस्तार से अपनी बात आगे कह सकते हैं। मैं जरा आगे कुछ लोगों से भी उनका ओपिनियन ले लूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका 1 मिनट। सर, मुझे लगता है कि सबसे पहला काम, जो प्रेडिक्शन की बात की जा रही है कि 5 लाख केसेस होंगे और फिर 7,70,000 केसेस होंगे,
पर अगर टेस्ट ही नहीं होंगे तो नंबर हमें कहां से पता चलेंगे। सरकार ने जो टेस्ट के नंबरों को कम किया है, एक तो टेस्ट की जो अथॉरिटी है एज ए क्लिनिशियन वो एक डॉक्टर की होती है। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि टेस्ट होना चाहिए तो उस मरीज का टेस्ट होना चाहिए। जो गाइडलाइंस आईसीएमआर की है या किसी भी सरकार की है, वो गाइडलाइंस तो मेन बाइंडिंग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल लाइन होनी चाहिए कि अगर क्लिनिशियन को ये लगता है कि टेस्ट होना चाहिए तो टेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम इसके सोल्यूशन पे जाएं तो एक तो जैसे अभी कोशिश की जा रही, 3 महीने से सरकार सो रही थी, ओपन एयर हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। जो हमारे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं जिनको हमने हॉस्पिटल में रख रखा है, उनको अगर हम ओपन एयर में ट्रीट करें तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा। तीसरी चीज जो रेड जोन एंड कंटेनमेंट जोन ठीक है, मैं डॉक्टर मिश्रा, मैं एक सेकेंड, 1 मिनट पूरा हो गया। मैं डॉक्टर मिश्रा आपके पास अभी वापस आऊंगा। डॉक्टर अरुण गुप्ता आपसे भी जान लें, आपका 1 मिनट शुरुआती वक्तव्य, बाद में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब शुरू में मैं किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे नहीं जाना चाहूंगा। देखिए, मान के चलिए ये एक वॉर है, इस वॉर में हमारे देश के हर नागरिक को अपना 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 योगदान देना है। डॉक्टर्स अपनी जगह लड़ रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जगह काम कर रहे हैं, नर्सेज अपनी जगह कर रहे हैं। तो इस वॉर में हम सब एक साथ हैं। जब तक हम साथ मिलेंगे नहीं, इस वॉर को जीत नहीं सकते। लड़ाई अस्पतालों के अंदर हो रही है तो लड़ाई सड़कों पे भी हो रही है, मॉल्स में भी हो रही है, दुकानों में भी हो रही है, घरों के अंदर भी हो रही है। तो जो आपका दायित्व एज ए सिटीजन है, आपको उसको जरूर पूरा करना है। डॉक्टर्स हैं, सरकारें हैं, पुलिस है, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। पर अगर सिर्फ डॉक्टर्स चाहे या पुलिस चाहे, सरकार चाहे, कुछ नहीं कर सकती जब तक एक आम आदमी की भागीदारी पूरी नहीं होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। आप लोगों का सबका शुरुआती वक्तव्य मैंने सुन लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जाते जाते मैं एक बार सवाल फिर से दोहरा दूं, क्योंकि उस पर सब डॉक्टरों का एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो कि सामने आ रहा है कि कोरोना का पीक कब आएगा, मामले कम कब होने शुरू होंगे, और अगर भारी मात्रा में संक्रमण बढ़ गया तो क्या इतने बिस्तर हैं, क्या इतने अस्पताल हैं कि हमारा इलाज हो सके, और टेस्टिंग ज्यादा कब होगी। ये एक नई चीज ऐड हुई है अभी इस शुरुआती वक्तव्य में। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। मुकाबला का भाग 2 अब शुरू हो गया है। मैं सभी डॉक्टरों से एक एक करके ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो बुनियादी प्रश्न हैं एक एक करके पूछेंगे कि कोरोना की पीक कब आएगी। पीक मतलब सबसे ज्यादा मामले जिसके बाद मामले ठहर जाते हैं और उसके बाद कम होने लगते हैं, ये कब होगा। तो इसका जवाब अगर आप दे दें डॉक्टर अरविंद कुमार, कोई एक आकलन है कि वो हमारी पीक कब आएगी? संकेत जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका मुझे नहीं लगता विश्व के किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट या किसी क्लिनिशियन के पास एक डेफिनेट पक्का आंसर है जो 100% सही निकले। मैं ये कहूंगा कि हम जो देश हमसे आगे, हमसे पहले इस स्थिति से गुजर चुके हैं, जैसे यूरोप है, यूरोप में ये चीज जब हमारे यहाँ मार्च में शुरू हो रही थी, उस समय उनके यहाँ वो स्थिति आ गई थी जो हमारे यहाँ आज ये स्थिति है। तो अगर हम 15 मार्च को एक माने डेट, जब हमारे यहाँ केसेस बढ़ना शुरू हुए थे और वहां करीब करीब बहुत पीक के करीब वो लोग पहुंच रहे थे, अब जाके 15 मई 15 जून करीब करीब 2 महीने के बाद अब उनके केसेस कम होना शुरू हुए हैं, क्योंकि वहां हर्ड इम्यूनिटी आ रही है। इटली से आज रिपोर्ट आई है कि नॉर्थ इटली के बड़े सारे जगहों में सीरो पॉजिटिविटी 50-60% के आसपास पाई गई है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन। तो अगर हम वो चीज लेके चलें तो हमारे यहाँ पर मई के एक बार आप डॉक्टर कुमार हमारे दर्शकों के लिए हर्ड इम्यूनिटी का मतलब समझा दें। हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या हुआ? हर्ड इम्यूनिटी ये जी संकेत जी, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन के बाद उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो फिर उससे दोबारा संक्रमित नहीं हो सकते। तो जब किसी भी कम्युनिटी में ऐसे लोगों की संख्या जिनके बॉडी में सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होने की वजह से एंटीबॉडीज बन गई हैं और वो अब संक्रमित नहीं हो सकते,
जिस समय कम्युनिटी में ऐसे लोगों की संख्या 60-70% पहुंच जाती है तो ये वायरस का संक्रमण खुद ब खुद अपने आप माइनस स्टेज में आके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वहां यूरोप में इस समय पीक को क्रॉस करके लेकिन अभी उनके नंबर हम यूरोप में आ गए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ पर आए हैं डॉक्टर सैनी। डॉक्टर सैनी, मुझे नहीं लगता हम लोग हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज, यहाँ तो सरकार ये भी मानने को तैयार नहीं है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। देखिए हर्ड इम्यूनिटी का जरा दोबारा कर दूं कि हर्ड इम्यूनिटी, मुझे बोलना जस्ट 1 मिनट संकेत जी, मैंने ये नहीं कहा कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है जी, मैंने कहा हमारा पीक कब आएगा, जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी उसमें 2 महीने लगेंगे। तो मई के शुरू से अगर हम मान के चलें तो जून के शुरू से आप ये मान के चलिए कि जुलाई के एंड तक हमारे केसेस बढ़ते रहेंगे। संकेत, जुलाई के अंत तक मामले बढ़ते रहेंगे ऐसा बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। लेकिन उन्होंने राइडर दिया है और बहुत ठीक दिया है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे नहीं बोल सकता कि इतना होगा या इतने दिन तक होगा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये बीमारी ही ऐसी है, अदृश्य एक दुश्मन है। मैं डॉक्टर सैनी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्टर कुमार अभी समझा रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी माने जिसको हो गया और बहुत सारे लोगों को हो जाए, पूरे समुदाय में फैल जाए ये वायरस, और उसके बाद फिर हमारे शरीर के अंदर एक लड़ने की एक ताकत और क्षमता आ जाए, क्योंकि हम पहले ही एक बार लड़ चुके हैं उससे। ऐसी स्थिति तो है ही नहीं अभी भारत में, क्योंकि आप वो तो छोड़ दीजिए, हमारी सरकार ने अभी ये भी नहीं माना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। जी, एक हर्ड इम्यूनिटी में और बताऊंगा कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि वायरस को भी जिंदा रहने के लिए एक से दूसरी जगह जाना है, क्योंकि वो किसी मनुष्य के अंदर ही जिंदा रह सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब इतनी सारी पॉपुलेशन, जिसको नापा गया कि अराउंड 60% से अबव यदि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए या वैक्सीनेट हो जाए, उसके बाद उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। कि इतने लोगों के पास इम्यूनिटी आ गई कि अब वायरस के पास जगह नहीं बचती कि वो ढूंढे किसी और के पास जाने के लिए, तो अपने आप से वो वायरस डाइज आउट, मर जाता है वायरस। तो इतनी इम्यूनिटी हम नहीं चाहेंगे कि इतने लोगों को इन्फेक्शन हो, क्योंकि अभी हमारे पास आसपास कोई आसार नहीं है वैक्सीनेशन आने का। तो हर्ड इम्यूनिटी 60% लोग इन्फेक्ट हो गए तब आके हर्ड इम्यूनिटी आएगी, ये नहीं हमें सोचना चाहिए। हमें इसको अपने ही तरीकों से रोकना होगा। न्यूजीलैंड ने जैसे किया, न्यूजीलैंड में कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने तरीकों से इस तरीके से अपने ट्रांसमिशन रेट को रोका, दूसरों लोगों को समझाया, बेड्स तैयार किए, सबसे ज्यादा किया कि उन्होंने डायग्नोज अच्छे से किया, जल्दी से जल्दी किया। उसी तरीके से हमें करना होगा। वी कैन नॉट वेट फॉर हर्ड इम्यूनिटी की हर्ड इम्यूनिटी आएगी तभी हम सोचेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन कि कब तक पीक आएगा, बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा डॉक्टर कुमार ने नहीं बोला था। मेरे ख्याल से वो एक बता रहे थे कि अलग अलग देशों में क्या हुआ वो स्टेज पहुंचने में, क्योंकि देखिए भारत की जो आबादी है 137 करोड़ डॉक्टर। हाँ जी, तो मैं यही बता रहा था कि जो है इतना हमें जी, मैं डॉक्टर तैयारी ज्यादा अच्छे से करनी होगी। जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा वापस, मैं डॉक्टर सैनी आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, देखिए चाहे हर्ड इम्यूनिटी कह लीजिए कि सब लोगों को हुआ के खत्म हो जाए और वायरस जो है वो धीरे धीरे अपनी एक मौत मर जाए, या हम लोग एक ऐसी स्थिति करें कि हम लोग उसको डिफीट कर दें वायरस को या हरा दें, उसके लिए एक जो सबसे बड़ी चीज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहे जा रही है कि आप टेस्ट कीजिए, टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने संक्रमित हैं। ना तो वो टेस्टिंग उस तरीके से हुई, ना तो अच्छा ये बोला जा रहा था कि लॉकडाउन में आपने अपनी सुविधाएं ठीक की, ना तो वो सुविधाएं आज की डेट में हम देख रहे हैं अस्पतालों की क्या स्थिति है, इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे हैं कुछ लोगों को, ऐसी स्थिति है। तो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, हमने जिस तरीके से लॉकडाउन का इस्तेमाल करना चाहिए था वैसे नहीं किया? बिल्कुल संकेत जी, मुझे नहीं लगता है कि जो लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन था, जिस पर्पस के लिए लॉकडाउन को लाया गया था, उस पर्पस को गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है। हम इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी को एक्सपेंड करने की बात कर रहे थे। जब शुरू में हमारे यहाँ इन्फेक्शन आया था तो हमारे पास लैब्स नहीं थी जो टेस्ट करें, पर अब 3 महीने बीत चुके हैं। इसके बाद भी अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास संसाधन नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, 100% कमी है। इसलिए टेस्ट किट के बेसिस पे टेस्ट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एज ए क्लिनिशियन मेरा राइट है
कि मेरे पेशेंट को अगर जरूरत है टेस्ट की तो मैं टेस्ट लिखूं और वो टेस्ट होना चाहिए। नो डाउट वो टेस्ट मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि ये पेंडेमिक नहीं, लेकिन वो टेस्ट आएगा कहां से सर? मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी तो डॉक्टर मिश्रा, अभी तो ये स्थिति है कि आज की डेट में प्राइवेट लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ मामला ऐसा निकल आ रहा है, चाहे वो श्रीनगर का हो चाहे नोएडा का हो, हर समय मामले ऐसे निकल के आ रहे हैं कि गलत टेस्ट हो जा रहा है। नोएडा में तो अजीब सा नियम है कि आपको घर से उठा करके ले जाएंगे अगर आप पॉजिटिव आ गए, और उसके बाद एक आइसोलेशन सेंटर में रख देंगे। संकेत जी, मुझे लगता है कि अलग तो अलग बहुत ज्यादा टेस्टिंग पे जोर दिया है, तो हमारे पास फैसिलिटीज भी तो नहीं है। अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनली जो राइट है वो क्लिनिशियन का होना चाहिए कि किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा और उसका टेस्ट कब करना है। जैसा कि सर बता रहे थे, अरविंद कुमार सर बता रहे थे कि जो हमारा पीक आने वाला है, मैं उनसे पूरी तरह से एग्री करता हूं कि पीक, जो मेरी भी उम्मीद है कि ये जुलाई और अगस्त, मतलब जुलाई में पीक होगा, जो मुझे लगता है कि उसको डाउन होने में अगस्त तक का समय लग सकता है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर पीक अलग अलग आ सकता है। वो एरिया जो बिल्कुल वर्जिन एरिया है वहां पे पीक हो सकता है बाद में आए, या वहां पे लेट केसेस आए। ये मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया है रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, अल्टीमेटली पूरा हिंदुस्तान जब ऑरेंज हो जाएगा, वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जब हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो ये कहना कि अभी नियर फ्यूचर अगले 1-2 महीने में कुछ होने जा रहा, कुछ नहीं होने जा रहा। हमें पूरे दिल लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। ओपन एयर हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे। जितने हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ, मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली की नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए डॉक्टर राकेश वर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक सेकेंड, ये जो ओपन एयर हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, आप अगर देखिए हॉस्पिटल कौन आता है डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हॉस्पिटल कौन आता है? हॉस्पिटल वो लोग आते हैं जिनको जरूरत है डॉक्टर गुप्ता। हॉस्पिटल वो लोग आते हैं जिनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और ऐसे आप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाएंगे कि आप एक स्टेडियम में बना दें या एक ऑडिटोरियम में बना दें, वहां पर तो आप आईसीयू क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आईसीयू के साथ तमाम और तरीके की भी चीजें होती हैं, वो आप कैसे एक ऑडिटोरियम में बना लेंगे? तो संकेत जी, पहले समझिए चलिए कि जब लॉकडाउन जब हमने शुरू किया था उससे लेके आज तक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। आज की डेट में जब हमने शुरू किया था कुछ 100 केसेस थे, आज लाखों में पहुंच चुके हैं। यह मान के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप मान के चलो, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है? ये होता है कि जब आप किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाए, उसका आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ट्रेस नहीं कर पाए। जो दिल्ली में सिचुएशन है, ऑलमोस्ट आधे केसेस में हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि सोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था इसका। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। पर ये बात सिग्निफिकेंट क्यों है डिक्लेयर करना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, यानी वो इसलिए कि आपका फिर सोचने का तरीका, आपका ट्रीटमेंट करने का तरीका बदल जाता है। अगर एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया तो आपका जो फोकस है वो प्रिवेंशन से हटाकर ट्रीटमेंट पे आना चाहिए। आप देखिए 100 में से 90 लोगों को तो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत होती नहीं, सिर्फ 10 को जरूरत पड़ती है। अब हमारा सारा फोकस इन 10 पे आना चाहिए। इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, या तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, या जरूरत है तो उनको ऑक्सीजन चाहिए या आईसीयू में वेंटिलेटर चाहिए। वेंटिलेटर पे पूरी दुनिया में मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, तो हमें ये जो बीच की स्टेज है, ऑक्सीजन वाली स्टेज को चाहिए। इसके लिए अगर जब हमारे को बेड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े आईसीयूज क्रिएट करें। हम अगर ऐसे सेंटर्स क्रिएट कर सकें जिन बेड्स पे ऑक्सीजन की सप्लाई अवेलेबल हो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए अगर हम बैंक्वेट हॉल लेते हैं, स्टेडियम लेते हैं, जहां हजारों में पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, आइडियल सिचुएशन के लिए तो कोई भी देश तैयार नहीं है, पर व्हाट इज द सेकंड बेस्ट कि आप सबके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी कर दें। इससे बहुत सी मोर्टेलिटी बच जाएगी। प्रिवेंशन अपनी जगह चलता रहेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं डॉक्टर गुप्ता, आपने एक बड़ी सही चीज बोली। डॉक्टर गुप्ता, आपने एक बड़ी सही बात बोली। आपने ये बोला कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो चीज होती है कि जैसे ही अगर किसी आदमी को संक्रमण हो या संक्रमित हो और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो ट्रैवल की सोर्स क्या है, कि वो ट्रैवल करके कहीं से आया है या नहीं, तो इसका मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। सरकार कहती है नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, जबकि दिल्ली में ही कितने मामले हैं जिसमें आपको सोर्स नहीं पता चल रहा। आपको लगता है कि ये नाम मानना
इसका ना एक मैनेजमेंट पॉइंट में बिग इम्पैक्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, तो आपको एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट उस हर कोरोना पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट को ट्रेस करना पड़ता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कॉन्टेक्ट्स को। आप सोचो दिल्ली में 2000 केस कल की डेट में आए हैं। अगर हमने देखा है, अगर हम उनके कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करते हैं तो एक आदमी के लिए हमें कम से कम 400, 500, 600 लोगों को ट्रेस करना पड़ता है। अगर हम 2000 को अगर 600 से मल्टीप्लाई करो तो 12 लाख हो गए। आप सारी एनर्जी इन पे लगाएंगे कि उन पे लगाएंगे जो उनको बीमारी हो चुकी है? विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज आप मान के, मैं तो कह रहा हूं टेस्ट पे भी एम्फेसिस मत दीजिए। महत्वपूर्ण सवाल। जो सिग्निफिकेंटली बीमार है उसको एडमिट करें और उसका इलाज बहुत जरूरी बात बोली है डॉक्टर गुप्ता ने। डॉक्टर गुप्ता ने इतनी जबरदस्त बात बोली है कि अब आपको एक तेज घुमाव चाहिए अपनी रणनीति में। आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत अहम मीटिंग ली, अगले हफ्ते उनकी मीटिंग है मुख्यमंत्रियों से। एक बार फिर ये जो लड़ाई हुई स्टेट और सेंटर के बीच में डॉक्टर मिश्रा, ये ना करके और ये ना मान करके कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं, अगर हम पहले मान लेते तो ये जो सोच में फर्क जिसकी बात डॉक्टर गुप्ता कर रहे हैं वो हम पहले ही कर लेते। जो रणनीति हम अब बनाएंगे वो हम पहले बना सकते थे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। संकेत जी, मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात आ रही है, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होगा जब पूरे देश में ये फैल जाएगा, तो वो सिचुएशन शायद बाद में आएगी। फोकल लिमिटेड लेवल पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे कंटेनमेंट जोन है जहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन जगहों पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा। लेकिन ये हर स्टेट को अलग अलग, चूंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग गाइडलाइंस पे चल रहे हैं, तो जो उनके नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग स्टेट किसी जगह को, किसी शहर को या कोई स्टेट कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जा सकता है। अभी पूरे देश की बात कहें तो न पूरा देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन में गया है। ये बहुत ही फ्लूइड सी सिचुएशन है, मिक्स सिचुएशन है। ये कहें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत है, फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता बोल रहे थे, आपकी रणनीति बदल जाती है। अगर आप मान लें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर अरविंद कुमार जी, हमें तैयारी तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन डॉक्टर अरविंद कुमार, एक सेकंड, बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूं। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। चलिए ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन ये सारा ध्यान जो ट्रेसिंग में था कि इस आदमी के कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करो, उन लोगों को क्वारंटीन करो, अब जिस तरह के नंबर सामने आ रहे हैं, अब आप नहीं कर पाएंगे, इतनी मैन पावर नहीं है, अब स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। संकेत जी, एक तो मैं पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो माननीय डॉक्टर सैनी ने कहा था कि मैं हर्ड इम्यूनिटी को प्रपोज कर रहा हूं, नहीं, मैं तो केवल आपको यूरोप का एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वहां पर कुछ एरियाज में हर्ड इम्यूनिटी आई, तब जाके वो मैं आपकी बात समझ गया। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं और मैं आपको 3 पॉइंट्स एक्चुअली सजेस्ट करना चाहता हूं। मैं 100% डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर मिश्रा से सहमत हूं कि हमारे कई एरियाज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए और बजाय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के पीछे भागने के अब हमें जो इस समय एम होना चाहिए, नंबर 1, हम आकर के हमारी लीडरशिप टीवी पर ये कहे कि देखिए आज स्थिति बहुत सीरियस है। क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में लोगों में ये धारणा आ गई है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, सब कुछ खुल गया है। आप देखिए सड़कों पे कितनी भीड़ है, मुझे मार्केट्स में भीड़ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली चीज है कि लोगों को बताया जाए कि नई नंबर्स बढ़ रहे हैं, प्लीज आप एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन मोड में जाइए, जिससे पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन कम हो और ट्रांसमिशन ब्रेक हो। संकेत जी, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, अगर दिल्ली में जुलाई के अंत तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ी, तो संकेत जी किसी भी तरह से हम 80,000 बेड नहीं कर सकते, क्योंकि बेड तो आप ले आएंगे, लेकिन उस बेड को सवाल ही पैदा नहीं होता। के लिए हेल्थ केयर कहां से, मैन पावर कहां से लाएंगे? मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आज की तारीख में मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार पड़ रहे हैं, क्वारंटाइन में जा रहे हैं और उनका नंबर कम हो रहा है। पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, वर्कर्स का नंबर कम। तो सबसे पहला पॉइंट, हमारी लीडरशिप आके लोगों को बताए कि सीरियस सिचुएशन है, प्लीज आप लोग कुछ हफ्तों के लिए
अपना लॉकडाउन करिए। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली के व्यापारियों में कल एक सर्वे हुआ था, 80% दुकानदारों ने ये कहा है कि हम दुकानें बंद करने के फेवर में हैं, क्योंकि दुकानों पे आने से संक्रमण बढ़ेगा। इसी तरह की मेंटेलिटी अगर सब लोग लेके सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करें तो हम संक्रमण को रोकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आज की तारीख में बहुत सारी एजेंसीज के बीच में फिंगर पॉइंटिंग हो रही है, सरकार अस्पतालों पे, अस्पताल सरकार पे, हम इस समय युद्ध की स्थिति में हैं। हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलके बैठ करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के इसको सॉल्व करना है। हैंड होल्डिंग की जरूरत है। सरकार एक बिग ब्रदर की जगह अस्पतालों पे ऑर्डर पास करे, इसकी जगह उनको बुलाए, उनको टीम का मेंबर बनाए, उनकी प्रॉब्लम समझे और मिल करके इसको हम सले, तो स्थिति कहीं बेटर संभल। और तीसरी चीज, अगर कहीं भी और इकोनॉमी में चॉइस करनी है तो लाइफ को प्रायोरिटी दी जाएगी। 3 पॉइंट्स है संकेत। ठीक है, ये आपने बहुत, ये जो सॉल्यूशंस दिए हैं मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हम बहुत कुछ कर सकते थे जो हमने नहीं किया। मसलन हम लोग लड़ाई कर लिए राज्य और केंद्र के बीच में, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका बहुत खराब प्रभाव पड़ा है। कुछ केसेस में तो डॉक्टर सैनी जैसे दिल्ली के कुछ अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टरों को आप वाहवाही तो छोड़ दीजिए, शाबाशी और इंसेंटिव छोड़ दीजिए, उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। 108 दिन हो गए। ऐसी स्थिति में हम कैसे लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब जवान होता है, हम जिनको हम कह रहे हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उन वॉरियर्स का भी मोरल आपको बूस्ट करके रखना होता है। अब हिंदूराव हॉस्पिटल दिल्ली में है या 1-2 और हॉस्पिटल्स हैं जहां लोगों को पैसे नहीं मिलते, 3-3 महीने से हेल्थ केयर वर्कर्स को पैसे नहीं मिल रहे। आप सोचिए ऐसी स्थिति में कैसे काम करेंगे। काफी हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार पड़ रहे हैं, उनके लिए कई बार हॉस्पिटल नहीं होता। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो स्पेशली हॉस्पिटल होने चाहिए थे जहां पे उनको सुविधाएं मिल सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस समय वल्नरेबल हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं होना बहुत जरूरी है ताकि उनका मोरल बूस्ट कर सके। इस समय सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स ही हैं जो सबसे बड़े हमारे प्रोटेक्टर होंगे, तो उनको हमें सुविधाएं देनी होंगी। उनके लिए, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि सबसे उनके साथ साथ उनको काम करने की भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन वाले बेड्स होने चाहिए। तो इस समय जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ऑक्सीजन बेड्स की, क्योंकि 80% लोगों को तो कुछ होगा ही नहीं, माइल्ड सिम्टम्स होंगे और लोगों को भी समझना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो ऐसे लोग हैं जिनमें बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मास्क है तो मास्क सिर्फ दिखाने के लिए, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने वरी हो गए हैं कि वो सीधा हॉस्पिटल ढूंढते हैं जाने के लिए। तो सबको समझना होगा कि माइल्ड सिम्टम्स में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि हम सिर्फ उन प्लेसेस को क्राउडेड कर रहे हैं बिना बात पर। तो लोगों में अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है कि किन लोगों के लिए हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अदरवाइज प्लीज आप घर में रहें, वहां ज्यादा आप सुरक्षित हैं बजाय किसी बाहर रहें। और बहुत अच्छी बात कही मेरे पहले वक्ता ने कि सेल्फ इम्पोज क्वारंटीन, ये हमें फिर से अपने आप में लगाना होगा। अदरवाइज नहीं, लेकिन आप देखिए सेल्फ इम्पोज क्वारंटीन आप कैसे करेंगे? अब सब दफ्तर खुल गए, लोगों की ऐसे ही तनख्वाहें जा रही हैं, सैलरी कट हो गया है, उसके बाद अगर वो सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन कर लेंगे तो फिर वो नौकरी पे कैसे जाएंगे, अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? क्वारंटीन या लॉकडाउन का मतलब है कि जब आपकी जरूरत तभी सिचुएशन है, वर्किंग पे जाएं, उसके बाद आप घर पे रहें। बाजार में बिना बात पे नहीं घूमें, या पार्क्स में जा रहे हैं आप डिस्टेंस मेंटेन करें, आप मास्क पहन के जाएं। ये कहने का मतलब है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सैनी और डॉक्टर कुमार, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त सुझाव दिए हैं जिनको लोगों को बहुत गंभीरता से लेना होगा। इन डॉक्टरों से बात करके मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आज वो सारे लोग जो नीचे चले जाते हैं टहलने, बच्चों को लेकर के टहलने चले जाते हैं, गाड़ी लेके घूमने निकल जा रहे हैं क्योंकि अनलॉक 1 हो गया है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपने अगर इन डॉक्टरों को सुना होगा और ये बढ़ते हुए मामले आप देख रहे होंगे तो ये जान लीजिए कि अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, चुनौती अब शुरू हुई है।
लेकिन सरकारी रणनीति क्या हो ये बहुत जरूरी है जानना। तो जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मुकाबला में बात करेंगे सरकार का दृष्टिकोण क्या है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा होंगे। डॉक्टर राकेश वर्मा जो हैं वो हेल्थ मंत्रालय में हैं, वो हमको बारीकी से बताएंगे कि इन सब डॉक्टरों ने जो मुख्य बिंदु उठाए हैं, जो शायद होना चाहिए था पिछले 2 महीने में और जो नहीं हो पाया, उस पर सरकार की रणनीति क्या है और आगे कैसे सुधारा जा सकता है। मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के तीसरे भाग में अब आ गए हैं और इस चरण में हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश वर्मा से। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS। डॉक्टर वर्मा, मैं कुछ एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स थे हमारे पास जिनसे कुछ बुनियादी प्रश्न जो कि लोगों के मन में आ रहे हैं, जो कि जिसका ठीक जवाब अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है, वो सवाल हमने डॉक्टरों से पूछे। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, मैं उन सुझावों के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो वो सवाल हो जाए। पहला सवाल ये है कि कोरोना का पीक कब आएगा, आपका आकलन क्या है? तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि भारत सरकार, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर स्तर पे ये सोच के चल रहा है कि जो हम हैंडल कर रहे हैं उसको हम पूरी परफेक्ट से हैंडल करें, उन सब मरीजों को सुविधा दे सकें, उन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर सकें जिनको ज़रूरत हो सकती है, उनको जो मैक्सिमम सुविधा है वो दे सकें। चाहे पीक कल था, आज है या कल होगा, उसकी वेट करते हुए अपनी प्रिपेयर्डनेस में, अपनी तैयारी में, अपनी दवाइयों में, अपने मेडिकल स्टाफ में कोई हम कोताही, कोई डिले, कोई नहीं बरत रहे हैं और ना ऐसा आगे कभी होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। देखिए, दिल्ली के 2 बड़े-बड़े अस्पतालों को सरकारों ने, नहीं, ये आश्वासन बहुत अच्छा है जो आपने दिया है, लेकिन डॉक्टर वर्मा, हो भी रहा है। डॉक्टर वर्मा, आपका आश्वासन ठीक है और ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। जी, आपके मीडिया ने भी देखिए बहुत सपोर्ट किया है। आप देखिए, नहीं डॉक्टर वर्मा, मेरा बस ये कहना है, देखिए सपोर्ट तो होगा ही, हम लोग सब इसमें एक साथ हैं, लेकिन डॉक्टर वर्मा, आपने बोला कि इंतजार नहीं कर सकते पीक का, तैयारी करना जरूरी है, लेकिन अभी कुछ डॉक्टरों का ये कहना था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल गया है। उस बात को अगर हम नहीं मानेंगे, अगर हम ये नहीं मानेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, तो शायद हम उस तरीके की तैयारी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे हैं। और अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन मान लेते हैं तो फिर हमारी पूरी रणनीति अलग हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये कौन बताएगा? एक जनरल प्रैक्टिशनर बताएगा या ICMR बताएगा? देश की एक अथॉरिटी बॉडी है जिसे इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, सरकार ने इसीलिए बहुत बड़ी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है जो कि हेडेड बाय वन ऑफ द वेरी सीनियर प्रोफेसर के थ्रू है, और वो दिन रात इस बात पे अन्वेषण में लगे हुए हैं कि हम किस स्थिति में हैं। और उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट देके कहा है कि अभी देश में, डॉक्टर वर्मा, दिल्ली में सरकार कह रही है कि हम लोग ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो दिल्ली की सरकार कह रही है 50% ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सोर्स क्या है वायरस का, यानी कि अब कम्युनिटी में फैलना शुरू हो गया है। कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में ये प्रूव नहीं कर देती कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। आप भारतवर्ष में हैं, दिल्ली में हैं, जहां पे जो लोग संक्रमित हो भी रहे हैं वो मारे डर के कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी को ना मालूम पड़ जाए, हम सोशल स्टिग्मा ना हम क्रिएट हो जाए, वो डॉक्टरों को भी नहीं बता रहे हैं, अस्पताल को भी नहीं बता रहे हैं, घर परिवार को भी नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं उनको कोई एक्सपोजर नहीं हुआ, किसी संक्रमित व्यक्ति से एक्सपोजर नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है। आप गौर करें, लोग अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां छुपाते हैं कि हमको समाज में, घर में, दफ्तर में को हमको है दृष्टि से न देखने लगे। तो ये एक स्पेकुलेशन है, ये सोच है, लेकिन आपको और मुझे नहीं, वो सब मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर वर्मा, हो क्या रहा है अलग अलग जगहों पर? मैं नोएडा का ही आपको उदाहरण दे दूं कि हर जो आदमी संक्रमित पाया जाएगा उसको एक आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाएगा। इस चक्कर में आधे लोग अपना टेस्ट ही नहीं कराते, और जो करा रहे हैं उसमें अभी रिपोर्ट आई कि गलत टेस्ट हो गए, उनको जबरदस्ती उठा करके ले गए, बाद में पता चला कि उनका टेस्ट तो नेगेटिव था। लेकिन अब संक्रमण के कितने चांसेस उनके बढ़ गए क्योंकि उनको उस वार्ड में ले जाया गया। देखिए, स्टेट टू स्टेट गाइडलाइंस फर्क है, लेकिन मुझे और आपको और जनमानस को ICMR पे ही डिपेंड करना है, ICMR की ही बात माननी है और ICMR
कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो देश बिल्कुल के लिए ठीक ना हो, जो डाटा पे बेस्ड ना हो। तो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल लेवल पे परसों शाम को ये स्टेटमेंट आया और ये कहा गया कि अभी कम्युनिटी संक्रमण नहीं हुआ है। मेरा निजी तौर पे भी, सीनियर फिजिशियन होने के कारण भी ये मानना है कि अभी कम्युनिटी संक्रमण नहीं हुआ है। तो कृपया जो लोग कह रहे हैं, लेकिन तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर वर्मा, समय खत्म हो रहा है, मैं बस जाते जाते दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, नहीं जा सकती, बिल्कुल। हाँ, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। समय खत्म हो गया है डॉक्टर वर्मा मेरे पास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इतना बता दूं कि अब दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि एक कोविड हेल्पलाइन बने जिसमें डॉक्टर्स अपने आप वॉलंटियर करें, बोलें कि हम अपना सहयोग देंगे। ये अब शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग ली जिसमें उन्होंने अलग अलग डॉक्टरों से, अलग अलग जो विभाग हैं, केंद्र के नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। उसमें सुझाव ये दिए गए कि टेस्टिंग बढ़ाइए और अस्पताल के बेड बढ़ाइए। सीधी तरीके से अब सरकार की रणनीति चेंज होने लगी है और वो प्रयास ये हो रहा है कि आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर जो प्रिपरेशन चाहिए होता है, जो तैयारियां चाहिए होती हैं, वो आप करना शुरू कर दें। चीफ मिनिस्टर से भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री की इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि अब मामले एकदम से विस्फोटक रूप ले रहे हैं। चुनौती खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। हल्के में मत लीजिएगा, बहुत खतरनाक वायरस है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। जो प्रेडिक्शन की बात की जा रही है कि 5 लाख केसेस होंगे और फिर 7,70,000 केसेस होंगे, पर अगर टेस्ट ही नहीं होंगे तो नंबर हमें कहां से पता चलेंगे। सरकार ने जो टेस्ट के नंबरों को कम किया है, एक तो टेस्ट की जो अथॉरिटी है एज ए क्लिनिशियन, वो एक डॉक्टर की होती है। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि टेस्ट होना चाहिए तो उस मरीज का टेस्ट होना चाहिए। जो गाइडलाइंस आईसीएमआर की है या किसी भी सरकार की है, वो गाइडलाइंस तो मेन बाइंडिंग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल लाइन होनी चाहिए कि अगर क्लिनिशियन को ये लगता है कि टेस्ट होना चाहिए तो टेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम इसके सोल्यूशन पे जाएं तो एक तो जैसे अभी कोशिश की जा रही, 3 महीने से सरकार सो रही थी, ओपन एयर हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। जो हमारे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, जिनको हमने हॉस्पिटल में रख रखा है, उनको अगर हम ओपन एयर में ट्रीट करें तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा।